यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और 1,17,000 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने पीएचडी ओनली, दैट इज ये जो थर्ड कैटेगरी है इसके लिए क्वालिफाई किया है। अब पीएचडी ओनली का सच क्या है, कितने लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाता है या नहीं, क्या सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के सेशन में हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि ये जो इतनी बड़ी हमें एक कैटेगरी दी है पीएचडी ओनली, इतने सारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, तो इन लोगों को अब आगे क्या करना है, इनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, क्या सिर्फ इतने से रिजल्ट देके हम दुखी होते रहें या खुश होते रहें, या आगे अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कितने स्टूडेंट्स ने ये जो थर्ड कैटेगरी क्वालिफाई किया है, तो जैसा मैंने बताया 1,17,000 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने ओवरऑल पीएचडी ओनली थर्ड कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया है, आउट ऑफ 7,35,000 प्लस appeared students in this UGC NET December 2025 cycle। पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट सोशोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 6,600 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थर्ड कैटेगरी पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई किया है, आउट ऑफ 26,000 appeared स्टूडेंट। अब ये जो पीएचडी ओनली कैटेगरी है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हो ये जो पीएचडी ओनली कैटेगरी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने पीएचडी ओनली कैटेगरी, जो काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा लग भी रहा है, जो काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो देखो हार्श रियलिटी ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पीएचडी ओनली क्वालिफाई कर लिया है तो आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही ऐसा है कि आपको रिटन टेस्ट से एग्जामिशन मिल जाएगा और आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हो और यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो, ऐसा भी नहीं। यूनिवर्सिटीज आज के टाइम पे इवन जिन्होंने सेकंड कैटेगरी यानी कि नेट क्वालिफाई किया है उनको भी इवन रिटन टेस्ट से एग्जामिशन नहीं दे रही है, ठीक है। काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे अभी रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट हुए हैं, तो वहां पर भी इवन जो नेट और पीएचडी ओनली कैटेगरी है इनको कोई एग्जामिशन नहीं दिया गया है रिटन टेस्ट से। अब यहाँ पर हमारा तो फिर मैम बेनिफिट क्या हुआ, क्या सारी चीजें, देखो ये जो पीएचडी ओनली है ना, जैसे यूजीसी का जो रूल था वो ये था कि पीएचडी ओनली अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि एटलीस्ट अब आप उस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हो, आप यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं जब आप वहां पे पीएचडी एडमिशन के लिए जाते हो तो वो आपसे डिमांड करती है कि आपका मास्टर्स कंप्लीट हो विद 55% मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। बाकी रिजर्व कैटेगरी को 5%, अराउंड 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यहाँ पे दूसरी चीज जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपसे डिमांड करती हैं वो ये है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया हो, ठीक है। जेआरएफ नेट की बात नहीं हो रही, यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया हो, ये है। अब आपने अगर थर्ड कैटेगरी दैट इज पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई किया है और आपका ये जो सर्टिफिकेट है, याद रहे सिर्फ 1 साल तक के लिए ही वैलिड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट। जैसे आपका जो रिजल्ट है 4 फरवरी को आया है, तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है 4 फरवरी 2026 से लेके 4 फरवरी 2027 के लिए आपका ये जो रिजल्ट है वैलिड। तो 1 साल में आप क्या चीजें कर सकते हो, किस तरीके से आपकी नेक्स्ट मूव होना चाहिए, क्या सारी चीजें। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये सोचना है कि आपको इस समय पे पीएचडी एडमिशन के लिए जाना है या नहीं। पीएचडी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा एक हमारी कॉम्प्लेक्स जर्नी है, तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कि क्या इस स्टेज ऑफ टाइम पे आप यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए रेडी हो या नहीं। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपको अपना टाइम भी देखना पड़ेगा, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे जो यंगस्टर्स हैं जो अभी 23 ईयर्स 25 ईयर्स में जिन्होंने यूजीसी नेट कर लिया, उनके पास टाइम है कि वो इजिली अभी यहाँ पर अपना पीएचडी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगभग यहाँ पर जैसे आपको अराउंड 4 से 5 साल, 5 साल में पीएचडी होती है आपकी, तो यहाँ पर 3 से 5 साल का जो समय है लग जाता है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या आप पूरा अपना 3 से 5 साल किसी एक ऐसे एकेडमिक प्रोग्राम को यहाँ पे दे सकते हो। तो ये चीज, और पीएचडी आपको क्यों करनी है, सबसे पहले वो आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब आप उस चीज के लिए श्योर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो इसलिए हमें पीएचडी करनी है, वो चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सोचना है कि एक्चुअली आपको क्यों पीएचडी करनी है, ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन है अपनी रिसर्च से जो आप अपनी कंट्री के लिए करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपको पहले यहाँ पे देखनी है। अब दूसरी चीज है, पीएचडी जब आप कर रहे हो तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑब्वियसली ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स देते हैं मोस्टली एडल्ट होते हैं, ठीक है। 20+ एज वाले ही यहाँ पे स्टूडेंट होंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली उस तरीके से स्टेबल हो या नहीं। मतलब
आप क्योंकि पीएचडी डिग्री के टाइम पे आप जानते हो, अगर आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो तो आपको ये एज सच गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ना ही आप कोई और पार्ट टाइम कोर्स या जॉब यहाँ पे कर पाओगे। फुल टाइम पीएचडी में आपको अपना पूरा जो टाइम है, एफर्ट्स है, सारे वहां पे लगवाने पड़ेंगे। एंड बहुत ज्यादा, इवन आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो वहां पर इतनी सारी चीजें हैं कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते, इतना ज्यादा एग्जॉस्टिंग सारी चीजें होती है, कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारी चीजें हमें करनी होती है, कोर्स वर्क, रिसर्च, सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अगर 3 से 5 साल की, 5 साल जैसे अगर हम लोग एवरेज लेके चले, आप पीएचडी करने के बारे में सोचो, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि उस टाइम पे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या नहीं, मतलब आप फाइनेंशियली इस चीज को करना अफोर्ड कर सकते हो नहीं। अगर हमें फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो मुझे लगता है कि आपको फिर यहाँ पर उस केस में जेआरएफ के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो एटलीस्ट हमें 5 साल के लिए यहाँ पे पर मंथ फेलोशिप मिलती है, जिससे आप अपना पीएचडी और अपनी जो रिसर्च जर्नी है वो इजीली कर सकते हो। बट हमने क्योंकि थर्ड कैटेगरी पीएचडी ओनली में क्वालिफाई किया है तो हमारे पास फेलोशिप नहीं है, आप लोगों को फेलोशिप भी नहीं मिलेगी। तो आपको बहुत सोच समझ के सबसे पहले ये डिसीजन लेना है, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पीएचडी एडमिशन के लिए रेडी हो या नहीं। अब चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मन बना लिया है कि हाँ बिल्कुल हमें पीएचडी करनी है, चलो इस टाइम नहीं तो कुछ टाइम बाद तो डेफिनेटली हमें करनी ही है। तो ये जो आपको 1 साल का टाइम मिला है, इस टाइम पे आपको ये सोचना है सबसे पहले, बिल्कुल आपको एडमिशन प्रोसेस भी अपना स्टार्ट कर देना है, यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको फिल करने, सारी चीजें करनी है। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल क्लूलेस हैं, जिनको मतलब आइडिया ही नहीं है कि कैसे हम पीएचडी को स्टार्ट करें, टॉपिक भी हमारा फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता है पीएचडी के बारे में, कंप्लीटली हम लोग ब्लैंक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, तो सबसे पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि पीएचडी क्या है, सारी चीजें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, मैंने भी इस चैनल पे बनाया है, जरूर आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर जो पीएचडी टॉप जो है वो हमारी स्टार्ट होती है रिसर्च टॉपिक से। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, आपका जो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट से हूँ, सोशोलॉजी में भी हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी हमारे पास फील्ड है, जेंडर एंड मीडिया हमारे पास फील्ड है, ठीक है, कास्ट सिस्टम हमारे पास है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, पेट्रियार्की वगैरह, जेंडर रिलेटेड चीजें, इन सभी चीजों के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी फील्ड हमारे पास है। तो आपको अपना सबसे पहले जो पीएचडी स्टार्ट कर रहे हो, आपने बिल्कुल डिसीजन लेना है कि मुझे पीएचडी करनी है, आप किस टॉपिक पे करनी है वो भी जरूरी है। तो सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो कि आप किस चीज के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, ट्राइब्स के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, जेंडर रिलेटेड कोई चीजें हैं, इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी की कोई चीजें हैं, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई चीजें हैं, तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो। अब मैम हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हम क्या करें, क्योंकि हम बिल्कुल क्लूलेस है, बिल्कुल आइडिया नहीं, एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही स्टूडेंट है, तो हम कैसे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करें। तो देखो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप क्या करो, जो तीसरी चीज भी यहाँ पर मेरी निकल कर आती है, यूनिवर्सिटी या फिर गाइड। अगर आपने जैसे किसी इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स किया है, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन या आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां से आपने अपना मास्टर्स किया है, तो आप अपने मास्टर्स के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे आप जाकर मिलो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर आइडिया देंगे कि आप किस तरीके से अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और चलो अगर आप किसी जानते नहीं हो, जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं इंडिया में जो बहुत रिमोट एरिया से है, स्मॉल टाउन से हैं, जिन्होंने चलो मास्टर्स तो वहां पर कर लिया, क्योंकि हमारे जो टाउन है वहां पे कोई यूनिवर्सिटी वगैरह भी नहीं है, ठीक है, एसोसिएटेड जो इन हम लोग बोलते हैं ना कि एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं वहां से हमने अपनी ये मास्टर्स वगैरह तो कर ली, बट उतना ज्यादा गाइडेंस या उतना ज्यादा रिसर्च का माहौल नहीं है। तो हम लोग क्या करें, आप क्या करो, अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करो, किस यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पर पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या जनरली जो हमारी टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज है। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो हम ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स है, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन है, वो बेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। इवन आईआईटीज में भी ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट है, बहुत सारे आईआईटीज में है, दिल्ली में है, गांधीनगर बॉम्बे में भी है, बहुत सारे आईआईटीज में, ठीक है, सारे टॉप आईआईटीज में है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि आप अपना डिपार्टमेंट का प्रोफाइल विजिट करो, जैसे सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के नाम से होता है, उसमें यहाँ पर आप सोशोलॉजी जो फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है, वो खोलो। वहां पे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी आप जाके प्रोफाइल देखो, ठीक है, आप उनका रिसर्च एरिया देखो कि आपके जो जो सोशोलॉजी के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने किस एरिया में यहाँ पे रिसर्च किया है,
वो आप देख सकते हो। अब यहाँ से आपको वही उनका सेम चीज कॉपी नहीं कर लेनी है, आपको देखना है कि क्या आपको मतलब एक आइडिया मिल जाएगा कि किस किस फील्ड में हमारी रिसर्च की जा सकती है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम जो प्रोफाइल है वो देखें, अलग अलग आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स वगैरह उनकी प्रोफाइल देख सकते हो। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आप सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी प्रोफाइल देख लो, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आईआईटीज में देख सकते हो, सारे आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका भी है, एक आपने सुना है हम लोग हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं शोध गंगा, ये हमारी एक नेशनल रिपोजिटरी है जहां पर सारी जो फाइनल थीसिस हैं वो आपकी स्टोर की जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, शोध गंगा जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल ऑफिशियल फ्री वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप इसको विजिट करोगे, यहाँ पर जाके आप देखोगे कि आपके सब्जेक्ट में अभी रिसेंटली किस किस टॉपिक पे पीएचडी करी है, अभी जो रिसेंटली लास्ट 1-2 साल में किस किस टॉपिक पे पीएचडी की गई। सो आपको ये भी पता चल जाएगा कि करंट टाइम पे क्या चीजें चल रही है, करंट टाइम पे किस चीज के बारे में रिसर्च की जा रही है। तो वहां से आप अपना थोड़ा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइंड कर सकते हो कि अच्छा इस चीज के बारे में रिसर्च की जा सकती है। ऐसे हम अपना जो टॉपिक है डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले जब हम टॉपिक की बात करते हैं, सबसे कॉमन टॉपिक जो बच्चों के दिमाग में आता है कि चलो हम तो पैट्रियार्की के बारे में स्टडी करेंगे, विमेन इश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे, बट आप डायरेक्टली ये चीज नहीं बोल सकते ना। विमेन इश्यूज में आप क्या स्टडी करोगे, कैसे स्टडी करोगे, ठीक है, किस तरीके से रिसर्च होती है, वो आपको यहाँ पे शोध गंगा से पता चलेगा। जब आप थीसिस देखोगे लोगों की, थीसिस ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी पढ़ने बैठ जाए, थीसिस में आप उनका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखो, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया है, एटलीस्ट वो चीजें आप देखो। एक आध चैप्टर जो है वो आप देख सकते हो, इंडेक्स वगैरह देख सकते हो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा पीएचडी कैसे की जाती है, हमें टॉपिक अपना कैसे सिलेक्ट करना है, टॉपिक ऐसे सिलेक्ट करना है जिसपे हम 5 साल कुछ रिसर्च कर सके, उस प्रॉब्लम का हम फिर सॉल्यूशन भी बता सके अपनी रिसर्च से। सो ऐसे आपको जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डिसाइड करना है। आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया, टॉपिक डिसाइड कर लिया, यहाँ पर जो तीसरी चीज भी साथ में हमारी मैटर करती है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ गाइड। मैं आपको ये बोलूंगी कि चलो आपने अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया, अब आप देखो कि आपको कहाँ से पीएचडी करनी है, ठीक है। जरूरी देखो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर लें या आईआईटी से कर लें। तो देखो ये चीज ना कोई बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है कि हमें तो हमेशा सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूट से करना है। बिल्कुल अच्छी बात है, आपको टॉप इंस्टीट्यूट से करना चाहिए, टॉप इंस्टीट्यूट्स को आपको एम भी करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां के जो गाइड है, प्रोफेसर है, आप उनसे बहुत ज्यादा मतलब पर्सनली आप उनसे टच में रहे हो, जैसे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, वहां पर आपके जो मास्टर्स के प्रोफेसर्स वगैरह थे वो काफी अच्छे फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, उससे उनका अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप मैच करते हो तो आप उनके अंडर में भी पीएचडी कर सकते हो। देखो ये चीज ना बहुत ज्यादा बिल्कुल हाइप क्रिएट की जाती है, ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, आईआईटी है, सारी चीजें, बट मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज की जगह अगर हमें गाइड बहुत अच्छा मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल ही उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा यूनिवर्सिटी देखकर ही अपना जो रिसर्च की तरफ जाएं, आप गाइड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। किस जगह के जो गाइड है, सबसे देखो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो पीएचडी है वो आपकी गाइड की हेल्प से ही यहाँ पर कंप्लीट हो पाती है। तो अगर आप अपना जो गाइड है वो ऐसे पर्सन, जैसे हम लोग खुद अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, कई बार यूनिवर्सिटी के द्वारा भी अलॉट होता है, तो आप वो जो गाइड है उनसे पहले जाके मिलो। आप किसी यूनिवर्सिटी का अगर पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म भी भर रहे हो, इवन आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, आईआईटी का पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, तो आप वहां पर अपना जो टॉपिक है, रिसर्च प्रपोजल है, वो आप प्रोफेसर्स को मेल भी कर सकते हो। जैसे आईआईटीज है तो आप मेल करो प्रोफेसर्स को, एंड बिल्कुल वो रिप्लाई करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट दिखेगा, आप बहुत अच्छे से अपना आइडिया प्रेजेंट करोगे, सो डेफिनेटली वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे। अगर आप पर्सनली जाके मिल सकते हो प्रोफेसर से, आप उनसे पहले ऑब्वियसली आप उन्हें मेल करिए, उनसे टाइम लीजिए, उनको बताइए कि सर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस टॉपिक में और मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ, वो ऑब्वियसली आपको कुछ रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप अगर उनको पहले ही जाके मिल लोगे, आप बता दोगे कि सर मेरा ये टॉपिक है और मैं इस चीज के बारे में इस तरीके से रिसर्च करने जा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब कुछ आपने तैयारी नहीं की, टॉपिक भी अपना फाइंड नहीं किया और डायरेक्टली जाके उन प्रोफेसर से मिलने चले गए कि सर आप बता दो पीएचडी कैसे करनी, ऐसे आपको कोई प्रोफेसर हेल्प नहीं करेगा। पहले आपको अपने तरीके से तैयारी करके जानी, मतलब अपना टॉपिक अपना थोड़ा सिलेक्ट करके जाओ। आप जिस प्रोफेसर से मिलने जा रहे हो उनके आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए, डिटेल्स पता होना चाहिए इन द सेंस कि उन्होंने किस फील्ड में रिसर्च की है, वो अभी किस तरीके से काम कर, और ये सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल, या जैसे मैंने बताया ना ये विद्वान पोर्टल हमारा होता है, तो यहाँ पर आपको जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट अवार्डीज वगैरह हैं, उनका सबको आपको प्रोफाइल यहाँ पर मिल जाता है।
सो वो आप पहले से देख के जा सकते हो, सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये चीजें आप करो, फिर ऐसे आपका जो एडमिशन प्रोसेस है स्टार्ट होता है। अब जो पीएचडी ओनली वाले बच्चे हैं, या इवन जिन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया है, आपको यही चीजें करनी है। आपका टॉपिक डिसाइड हो गया, आपने यूनिवर्सिटी इस तरीके से अपनी डिसाइड कर ली, ठीक है, सारी चीजें आपने कर ली। कौन से आईआईटीज बेस्ट हैं, इसके लिए भी मैंने चैनल पे वीडियो बनाया है सोशियोलॉजी में, तो वो भी आप जरूर जाके देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेशन ले आती हूँ। अब जो भी यूनिवर्सिटीज की वैकेंसी अभी आ रही है, मतलब सीट्स जहां पे निकाली जा रही है, एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, आप उसको फिल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स आउट हुए हैं। अगेन मैंने चैनल पे अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हो, अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि फॉर्म्स आउट हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अभी फॉर्म्स यहाँ पे आउट हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। सो ऐसी यूनिवर्सिटी के जो भी फॉर्म फिलिंग है, सारी अपडेट्स मैं आपके लिए चैनल पे लेकर आती हूँ, तो आप उनको फॉर्म को फिल करो। अब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट हुए हैं, क्योंकि आपने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है। इवन यहाँ पे जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पे रिटन टेस्ट में एग्जामेशन नहीं मिला है, बट एटलीस्ट आप रिटन टेस्ट में बैठ तो सकते हो। तो आप वो रिटन टेस्ट दो, आपका प्रपोजल अच्छा है, आप अगर रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का वहां पर। इंटरव्यू में अगर आपने ऑलरेडी पहले जाके, जैसे मैंने बोला, प्रोफेसर से मिला है, सो वो ऑब्वियसली आपको वहां पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और आपने अगर बहुत अच्छे से अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट किया है, आप अपने टॉपिक में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, अच्छे से आप बता पा रहे हो कि किस तरीके से रिसर्च करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिस तरीके से आप अपनी जो पीएचडी जर्नी है ये स्टार्ट कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई आपको डाउट है तो आप जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और जैसा मैंने बोला, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक बात यहाँ पर और है जो मैंने आपको बोला, ये जो थर्ड कैटेगरी है हमारी पीएचडी ओनली कैटेगरी, अब देखो इसकी जो सच्चाई है वो ये है कि हमने बोल दिया यहाँ पर कि 1 साल वैलिडिटी है, बट आप देखो कि ये जो सारे एडमिशन प्रोसेस होती है, सारी चीजें होती है, तो इसमें हमारा 1 साल तो निकल ही जाता है, तो उतना ज्यादा हम लोग इस चीज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, पीएचडी ओनली कैटेगरी को, या इवन मैं बोलूँ कि हार्श रियलिटी यही है, नेट कैटेगरी को भी जो यूनिवर्सिटीज, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सारी जो यूनिवर्सिटी है, मतलब इन कैंडिडेट्स को कंसीडर नहीं करना चाह रही। आप बहुत कम चांसेस होते हैं स्पेशली पीएचडी ओनली कैंडिडेट्स को आपके यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करने के पीएचडी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएचडी कैंडिडेट्स को हमें फेलोशिप देनी होती है। अब अगर पीएचडी कैंडिडेट्स के पास खुद से वो अपनी फेलोशिप नहीं है, मतलब जीआरएफ वगैरह नहीं है, तो फिर यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। जैसे जो लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उनको फेलोशिप देती हैं, जैसे आप देखो जामिया वगैरह है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, लगभग 8 से 10-15 हज़ार का यहाँ पर आपको जो फेलोशिप है मिलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो अब अगर तो यूनिवर्सिटीज जेआरएफ वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस इसलिए देती है क्योंकि जेआरएफ वालों को जो फेलोशिप है वो यूजीसी आज से आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे खुद से अपनी जेब से पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए चांसेस हैं कि जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। एक जो मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल सजेशन आपके लिए रहेगा, ये बिल्कुल सही है, आप पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में सोचो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, बट इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जेआरएफ के लिए भी डेफिनेटली यहाँ पर अपनी तैयारी करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके पीएचडी एडमिशन में भी हाई चांसेस होते हैं। आपको आप अपने आप को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि जेआरएफ आपके पास होता है तो फेलोशिप आपको मिल जाती है। एंड अब तो काफी डिसेंट अमाउंट भी यहाँ पर हमें मिलने लगा है, ठीक है। आपको इनिशियल ईयर्स में जेआरएफ मिलता है, फिर लास्ट के 2-3 साल में हमें एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाता है, बन जाते हैं हम जब, तो अमाउंट हमारा और भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इतना एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहे हो जैसे कि पीएचडी। बिल्कुल, अगर आपको सबसे पहले मैं यही चीज बोलूंगी कि जेआरएफ के लिए ऐसे कैंडिडेट्स को जरूर से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एंड बिल्कुल आपको जो नेक्स्ट एग्जाम है जून 26 एग्जामिनेशन, उसके लिए जरूर से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये आज का जो सेशन है, आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। बाकी जैसे मैंने बोला, जेआरएफ क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे प्रीमियम बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड अभी 15% डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है, RC15 कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। और कोई भी आपका डाउट है इससे रिलेटेड, जरूर मुझे बताना पीएचडी। और मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बोला, सारे जो मैं अपडेट है लेकर आती रहती हूँ। जैसे देखो, अभी रिसेंटली एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट हुए थे, तो उसका भी मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप अच्छे से देख सकते हैं।
और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और भी कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर आपके लिए इस चैनल पे ऐसे ही जो हेल्पफुल वीडियोस है वो लेकर आती रहूंगी। सो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।